हेलो बच्चों, ईड स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जैक के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कक्षा 11 के हिंदी इलेक्टिव के मॉडल प्रश्न पत्र को, और साथ ही साथ जैक के द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र जो सिलेबस में कटौती की गई है, हम विस्तार पूर्वक कक्षा 11 के सिलेबस को भी देखेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप प्रश्न पत्र के मॉडल को समझ सकें कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। चूंकि जैक 11वीं की बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, और साथ ही साथ आप इसको समझ पाएंगे कि सिलेबस में किन अध्यायों को पढ़ना है और किन्हें छोड़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैक के 11वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हिंदी इलेक्टिव कक्षा 11 के प्रश्न पत्र को देखा जाए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हें हम कुछ पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 4 जो होता है, यानी कुल 4 प्रश्न जो 4 अंकों के होते हैं, वे अपठित गद्यांश से पूछे जाते हैं। अर्थात आपको एक ऐसा गद्य का भाग दिया जाएगा, एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा जो आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं है, और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। मैं पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 40 अंकों के होंगे। 10 अंक विद्यालय के द्वारा इंटरनल अंक दिया जाता है आपके परफॉर्मेंस पर, आपकी उपस्थिति पर, और 40 अंकों की परीक्षा आपको देनी होती है। यहाँ प्रश्न संख्या 5 से 8 की हम बात करें तो ये अपठित पद्यांश से संबंधित प्रश्न है। ये भी 4 प्रश्न है। आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि प्रश्न संख्या 9 से 15 तक ये अभिव्यक्ति और माध्यम एक पाठ्य पुस्तक है जो कि आपको ऑनलाइन सर्च करने पर मिल जाएगा। इससे इस भाग में, यानी इन 7 जो प्रश्न हैं, इसमें निबंध से संबंधित प्रश्न, पत्र लेखन से संबंधित आपके ज्ञान को परखा जाता है, साथ ही रिपोर्ट लेखन, फीचर लेखन, आलेख तथा जो दूर संचार के माध्यम हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको इसमें पूछा जाता है। इसके बाद बारी आती है पाठ्य पुस्तक से पूछे जाने वाले प्रश्नों की। तो आपको 2 पाठ्य पुस्तक पढ़ने हैं, एक है अंतरा और दूसरा है अंतराल। अंतरा और अंतराल के विभिन्न अध्यायों से संबंधित वीडियो बनाया जा चुका है, जिसे आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या आई बटन पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। तो इस भाग से, चूंकि ये पाठ्य पुस्तक है, महत्वपूर्ण है, 25 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। तो 15 अंकों का प्रश्न आपने देखा कि अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश और अव्यक्ति और माध्यम से 15 अंकों का प्रश्न पूछा गया, और 25 अंकों के प्रश्न जो हैं वो पाठ्य पुस्तक से पूछे जाते हैं, यानी कुल 40 अंक। इनमें एक काव्यांश दिया जाता है, कविता का अंश दिया जाता है, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पाठ्य पुस्तक से अंतरा भाग 1 से होता है। ये 4 भाग जो हैं ये अंतरा से पूछे जाएंगे, और 34 से लेकर 40 तक जो 7 प्रश्न है ये अंतराल से पूछे जाएंगे। तो हम लोग अंतरा की बात कर रहे हैं। तो इसमें कविता का नाम या कवि का नाम या विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और 6 प्रश्न काव्यखंड से पूछे जाएंगे, विभिन्न कविताओं से या कवियों के जीवन, उनकी रचनाएं या उनकी साहित्यिक विशेषता से।
इसके बाद गद्यांश एक दिया जाता है, वो उससे भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें किस पाठ से लिया गया है या इसके लेखक कौन है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और गद्य भाग से पुनः 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 9 पद्य भाग से या काव्य भाग से, काव्य खंड से, और 9 गद्य खंड से, अंतरा से। तो अंतरा एक महत्वपूर्ण मुख्य पाठ्य पुस्तक है, जिससे कि कुल 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 7 प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं अंतराल से। अंतराल में आपको 3 ही अध्याय दिए गए हैं, जिसमें से कि 2021 के लिए मात्र 2 अध्याय पढ़ने हैं। आप अभी सिलेबस पर मैं चर्चा करूंगा तो उसमें बता दूंगा कि कौन सा अध्याय नहीं पढ़ना है। तो आप देखें कि किस प्रकार केवल 2 अध्याय पढ़ करके आप 7 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो कुल 40 अंक 40 प्रश्नों के लिए पूछे जाएंगे। तो इसे ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट है आपके परीक्षा के लिए, 11वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए, हिंदी इलेक्टिव के विद्यार्थियों के लिए। इस पूरे के पूरे प्रश्न पत्र के विभिन्न खंडों को मैंने यहाँ बताया है, आप इसे ध्यानपूर्वक समझ लें। और इसमें एक समझने की बात है कि अपठित गद्यांश का प्रश्न और अपठित पद्यांश का प्रश्न बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है, अगर आप समझ पाते हैं। इसके बाद अंतराल में, जैसा मैंने कहा, केवल 2 अध्याय आपको इस साल पढ़ने हैं, और उससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल 15 प्रश्न इतने में ही हो जाता है। इसके अलावे अव्यक्ति और माध्यम, जिसमें निबंध और पत्र लेखन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, और शेष जो है वो अंतरा भाग 1 से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी समझ पर यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो पद्यांश दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे हम यहाँ देखें, 1 बार 2 बार आप पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है। धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती, वह धन प्राप्त होने पर और बढ़ जाती है। धन लिप्सा अतः सागर की तरह है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्नों को देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं, और उनका उत्तर हम सही सही देने का प्रयास करें। देखिए, हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है? तो इसका उत्तर विनाश की ओर। ये पैराग्राफ में से स्पष्ट है, पैराग्राफ में दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती? तो धन पर ही पैराग्राफ है। देखिए, आप पुनः पैराग्राफ को अगर सामने रख के पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो धन लिप्सा रूपी सागर। हम फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कैसे व्यक्ति समाज में नीच से नीच काम सम्मान की चिंता किए बिना कर देते हैं? तो जो धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति है, पैराग्राफ में दिया गया। अपने मन से यहाँ कुछ नहीं लिखना है। कोई भी उत्तर अपने मन से नहीं होगा, जो पैराग्राफ में है उसी हिसाब से आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को अगर देखें, धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है? तो इसके बारे में भी लिखा गया, हेय दृष्टि से। तो इस तरह से हम पैराग्राफ पर आधारित जो प्रश्न है उसका जवाब दे करके पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 5वां जो प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो धन पर आधारित यह गद्यांश है, तो हम धन लिप्सा का परिणाम, ये शीर्षक इसके लिए बता सकते हैं, और यही शीर्षक होगा। देखिए, आगे जो प्रश्न है वे हैं अपठित पद्यांश या काव्यांश से। अभी आपने गद्यांश से देखा, गद्य से, और अब पद्य से या पद्यांश से यह प्रश्न पूछे गए हैं। आगे प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है, देश किसके बीहड़ वन में भटक गया? तो देखिए, राजनेताओं की बात की गई है यहाँ इस पद्यांश में। अगर आप देखें तो भटक गया है देश दलों के बीहड़ वन में, यानी दल से संबंधित। दल क्या? राजनीतिक दल।
कदम कदम पर संशय ही उगता है मन में, और जिसके कारण मन में संशय होता है। नेता क्या है? निज निज गुट के महापात्र हैं। तो नेता जो है सो अलग अलग गुट बना करके उसी के जो लीडर्स हैं, जो आगे उसको लेकर के चलने वाले हैं, उसके महापात्र हैं। राष्ट्र कहाँ है शेष? शेष बस राज्य मात्र है, और राष्ट्र को उन्होंने तोड़ दिया है, और इसके कारण यह बस राज्य के रूप में रह गया है। राजनीति एक राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि राज्य के रूप में की जा रही है। क्षेत्रवाद हावी है। तो इसी चीज़ को इन पंक्तियों में कहा गया है। तो हम देखते हैं जो प्रश्नों के उत्तर हैं, अब आसानी से अगर इसको आप समझ जाते हैं तो उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो देश किसके बीहड़ मन में भटक गया है? स्पष्ट है, राजनीतिक दल। मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है? तो भविष्य की चिंता, देश के भविष्य की चिंता के कारण। पुनः आगे जो प्रश्न है हम उसको देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है? तो राष्ट्र का आशय है एकजुट देश। राज्य में बिखरा हुआ है, इसकी चिंता कवि को हो रही है। और अगला जो प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो देश और नेता, इन्हीं दो पर केंद्रित किया गया। शीर्षक जब भी होता है तो जो गद्य का हो या पद्य का हो, गद्य का या पद्य का जो केंद्रित भाव होता है वही शीर्षक होता है। केंद्रित जो भाव होता है वही शीर्षक होता है। तो हम लोग केंद्रित भाव को पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे केंद्रित भाव देश और नेता के रूप में आपके सामने है। तो एकजुट देश और नेता। हम लोग आगे के प्रश्नों को देखें। संशय शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, ये एक व्याकरण से प्रश्न है, एक शब्द से, लेकिन उसी काव्य से है। तो संशय का मतलब संदेह, उस कविता से भी समझ में आ जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संदेह। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखें। अब देखिए, ये जो है, अब जो प्रश्न आ रहे हैं ये है आपके लेखन क्षमता से और अभिव्यक्ति और माध्यम से। लेखन क्षमता, आपकी लिखने की जो क्षमता है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, जो आप लिख करके व्यक्त करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। निबंध तो लिखना नहीं है। लिखित परीक्षा होती तो निबंध लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ नहीं लिखना है। तो इसके लिए आपको निबंध से संबंधित कुछ जानकारी आप में कितनी है इसकी जानकारी लेने का प्रयास किया जा सकता है। तो इससे संबंधित प्रश्न जैसे, निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो निबंध का अंतिम भाग निष्कर्ष कहलाता है। प्रथम भाग प्रस्तावना कहलाता है। तो इस प्रकार से मध्य भाग विषय विस्तार कहलाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निबंध लेखन में डैश विचारों की अभिव्यक्ति होती है। मौलिक, अनुकृत, सराहनीय या विकृत। तो मौलिक। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ें तो पत्र लेखन से संबंधित जो प्रश्न होगा वो भी यहाँ आपसे पत्र लिखने को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पत्र लेखन संबंधित जानकारी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? तो हम महोदय से प्रारंभ करते हैं, यही संबोधन होता है। यहाँ संबोधन की बात की जा रही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार माध्यम का कार्य है सूचना देना और शिक्षित करना। इसी प्रकार से अगले प्रश्नों को देखें तो 15वां जो प्रश्न है, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए। ये सारा अभिव्यक्ति और माध्यम से दिया गया है। ये पाठ्यपुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप नेट पर सर्च करके इसे देख सकते हैं। और ये भी NCERT की किताब है।
जिसमें कि रिपोर्ट या सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि से संबंधित जो अध्याय हैं, फीचर लेखन है, इन सारी चीज़ों से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होगी, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आपके लिए सहायक होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तथ्यात्मक होना चाहिए, उसमें तथ्य होना चाहिए, सही होना चाहिए। पीटीआई क्या है? तो पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एक समाचार एजेंसी है। पीटीआई का फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये एक सरकारी समाचार एजेंसी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो पत्रकारिता के विकास में जो जिज्ञासा होती है, मूल भाव यही है, जिज्ञासा। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं, बल्कि, तो आप जानते हैं कि कई सारे जो संचार के माध्यम है, दृश्य है, श्रव्य है, दृश्य श्रव्य है, मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया है। तो रेडियो क्या है? एक श्रव्य माध्यम है। इसके बारे में आपको जानना होगा कि कौन से श्रव्य माध्यम है, कौन से दृश्य माध्यम है, कौन दृश्य श्रव्य माध्यम है। मैं वीडियो के माध्यम से आगे की कक्षाओं में इसे बताऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, ये है साप्ताहिक, तो साप्ताहिक है तो सप्ताह में एक बार होगा। और स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो स्टिंग ऑपरेशन खोज परक पत्रकारिता का एक रूप है। खोज परक पत्रकारिता में स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। आप देखते होंगे समाचारों में कि स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा कुछ सूचनाएं एकत्रित की गई। अब हम लोग देखते हैं पाठ्य पुस्तक से जो जुड़े प्रश्न हैं वे पूछे जाएंगे। देखिए पहला, इसमें 21वां जो प्रश्न है, 21 से लेकर के 23 तक, ये एक काव्यांश से संबंधित प्रश्न है, जिसमें कि काव्यांश दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक कविता है, ये कौन सी कविता से लिया गया ये भी आपको पहचानना है। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के साथ सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की हो कुछ हो परिवर्तन। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो इसमें पूछा गया है कि यह किस पाठ से लिया गया है, तो ये संध्या के बाद पाठ से उद्धृत है। आपके पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संध्या के बाद कविता से लिया गया है। हम अगले प्रश्न को देखें। प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो यहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था पर बल दिया गया है। शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो गांव के जो दुकानदार होते हैं उनके लिए कल्पना की, चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित एक कविता है जिसमें ग्राम में सौंदर्य का चित्रण किया गया है, ग्राम में संस्कृति का चित्रण किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अध्याय से संबंधित, और जो चैप्टर है उसमें कौन से किस कवि की रचना है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है नींद उचट जाती है किसकी रचना है? तो ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। पुनः इस पाठ से एक प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुस्वप्नों से भयावह किसे माना है? तो जो भीतर का दुस्वप्न जो होता है उससे भयावह क्या हो सकता है? जो बाहर का अंधकार है वह भयावह हो सकता है। उस कविता में यह दिया गया है, यदि कविता को आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बाहर के अंधकार को, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते नहीं खुलते? तो गरीबी एक ऐसी व्यवस्था है। ये सारे जो काव्य भाग जो हैं पाठ्य पुस्तक में आपके, उससे संबंधित प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है देखिए, ये थोड़ा सा काव्य सौंदर्य का प्रश्न है। काव्य सौंदर्य के प्रश्न भी बोर्ड की परीक्षा में पहले रिटर्न में पूछे जाते थे, अब ऑब्जेक्टिव है तो उसमें भी पूछा जा रहा है।
तो ये प्रश्न आप देखें, सिकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकारों पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे आपको सामान्य सी एक बात बता दूं कि यदि बार बार किसी भी वर्ण का वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, बार बार वह आता है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ आप देखिए, सिकता में स, सलील में स, समीर में स, सदा में स और स, तो सारे शब्दों में स जो है वो आया है, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो आप ऐसे भी इसको समझने की अगर कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जब जाग तुझको दूर जाना ऐसे कविता आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे तो यहाँ कठिनाइयों से जूझने की बात की जा सकती है। वही बात की जा रही है, कठिनाइयों से जूझने की, न जन्म देने की, न भागने की और न उपेक्षा करने की, क्योंकि ये तीनों नकारात्मक चीजें हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये देखिए, कवियों या लेखकों के जीवन परिचय से संबंधित जो प्रश्न होता है वो प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। दो प्रश्न, 29 और 30 दोनों, तो कवि के जीवन से संबंधित। तो यहाँ पे यामा के लिए महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। ये आप जब कवियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कवि की जो जीवनी पाठ से पहले दी जाती है वहाँ पर उसे विशेष रूप से आपको पढ़ करके तैयार करना होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यानी 31 से 40 तक, लेकिन 3 प्रश्न जो हैं वो एक पाठ का एक अंश दिया गया, इससे संबंधित है। तो हम लोग इसको जरा देखें। सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी। तो ये जो पूरी पंक्तियां हैं आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, आपको पाठ में मिलेगा। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? ये अमरकांत है, इनकी रचना है दोपहर का भोजन, उसी से लिया गया है। घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो दरिद्रता, मक्खियां भिनभिनाती हैं, ये दरिद्रता को दिखाने के लिए लिखा जा सकता है और लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है वो है विभाग की कलरकी से किसकी छटनी हुई है? तो अमरकांत की जो कहानी है दोपहर का भोजन, उसमें मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हुई है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं उस एक पाठ से दिया गया है जो कहानी आपको पढ़ना है। तो हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, ज्योतिबा फूले को पढ़ना है, सुधा अरोड़ा की रचना है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं ज्योतिबा फूले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया था। तो उस अध्याय में मिल जाएगा आपको, शुरू में ही है कि रूढ़िवादी जो मानसिकता है उस पर उन्होंने प्रहार किया था। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है? तो ये स्पष्ट है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो चारों ऑप्शन में ये सबसे सटीक लगेगा। अध्याय आप न भी पढ़े हों तो भी ये आप उत्तर इसका सही से दे सकते हैं, लेकिन पढ़ें तो आराम से बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। अगला जो प्रश्न है देखिए, हम लोग देखते हैं 36, 37। तो इसमें जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता? भय और दहशत में बीता। उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र हैं। और अविधार्थ एक होते हुए भी ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो नए जन्म की कुंडली से, नए की जन्म कुंडली से। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि आपके अंतरा भाग 1 के गद्य भाग से पूछे गए। 39वां प्रश्न, हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो जब पहला ही अध्याय है ईदगाह, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने ही किया था। यहाँ यही उत्तर होगा। और आगे अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की? तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अब देखिए, इसके बाद अब तक हमने देखा अंतरा के प्रश्नों को, अब अंतराल के प्रश्न को पूछा जा रहा है। अंतराल में 3 ही अध्याय पढ़ना है आपको। मेरे वीडियो में बताया गया कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग देखें अंडे के छिलके, जो कि पहला ही पाठ है।
इसमें बिना अंडे का क्या बना रही है? तो आप देखेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, एकांकी है अंडे के छिलके, उसमें भुजिया बना रही है। शरत चंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताएं। श्रीकांत ये शरत चंद्र का उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का और आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। तो यह श्रीकांत उत्तर है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न अंतराल भाग 1 से हैं। आवारा मसीहा में लेखक ने शरत चंद्र की तुलना रॉबिन हुड से की है। इसके बाद 44वां और 45वां प्रश्न हम लोग देखें। किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था? दादा की मृत्यु के बाद। और अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? तो परंपरावादी स्त्री। तो आपने देखा कि जैक के द्वारा किस प्रकार हिंदी इलेक्टिव में 11वीं की बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग इस साल के सिलेबस को देख लें। चूंकि सिलेबस में जैसा मैंने बताया कि कोविड-19 के मद्देनज़र कटौती की गई है, तो आपको अपने पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1 के कौन से अध्याय पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं, इसे जानने के लिए आप सिलेबस के डिटेल को जरूर देख लें। तो आइए देखते हैं 2021 के इंटर 11वीं कक्षा के हिंदी इलेक्टिव विषय का सिलेबस, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा जैक की वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो 11वीं कक्षा के लिए जो कटौती के उपरांत सिलेबस जारी किया गया है, उसमें आपको पहला पाठ अंतरा में, अंतरा भाग 1 की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें पहला पाठ प्रेमचंद का ईदगाह पढ़ना है। अमरकांत का दोपहर का भोजन नहीं पढ़ना है, जो दूसरा पाठ है। तीसरा पाठ हरिशंकर परसाई की रचना है टॉर्च बेचने वाले, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर कहानी ही है रांगे राघव की गूंगे, इसे भी पढ़ना है। सुधा अरोड़ा की रचना ज्योतिबा फूले भी पढ़नी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी खाना बदोश भी पढ़ना है। लेकिन मुक्तिबोध का नए की जन्म कुंडली 1 नहीं पढ़नी है। इसी प्रकार से पांडेय बेचन शर्मा उग्र की जो कहानी है उसकी माँ, यह नहीं पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना उन्नति कैसे हो सकती है, यह पढ़ना है। तो ये गद्य भाग में आपने देखा कि कुछ अध्यायों को पढ़ना है, कुछ को नहीं पढ़ना है। काव्य खंड में कुल 10 पाठ हैं, तो इन 10 में आपको कबीरदास को पढ़ना है, सूरदास को पढ़ना है, देव को नहीं पढ़ना, पद्माकर को पढ़ना है, पुनः सुमित्रानंद पंत की संध्या के बाद नहीं पढ़ना, महादेवी वर्मा का जाग तुझको दूर जाना ये पढ़ना है, लेकिन इनकी दूसरी कविता नहीं पढ़नी है, सब आँखों के आंसू उजले। नरेंद्र शर्मा की नींद उचट जाती है, नहीं पढ़नी है। नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है, पढ़ना है। और श्रीकांत वर्मा का हस्तक्षेप नहीं पढ़ना। धूमिल की घर में वापसी पढ़नी है। तो कुछ अध्याय हैं जो पढ़ने हैं, कुछ अध्याय हैं जो नहीं पढ़ने हैं, तो इसे आप छोड़ देंगे। जिनको नहीं पढ़ना उसे पहले ही काट लेंगे अपने पाठ्य पुस्तक में भी कि इन अध्यायों को नहीं पढ़ना। इसके बाद अब देखिए, मैंने कहा था कि अंतराल भाग 1 में 3 चैप्टर हैं। मोहन राकेश की एकांकी अंडे के छिलके, जो आपको पढ़ना है। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, जो मकबूल फिदा हुसैन जो पेंटर थे, उनके जीवन आत्मकथा का एक अंश है, इसको पढ़ना है। और लेकिन विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा नहीं पढ़ना है। आप प्रश्न पत्र के प्रारूप के आधार पर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।